एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ESIC का UDC, MTS और स्टेनो के लिए इंग्लिश की तैयारी करना शुरू करेंगे। एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और कितने तरह के क्वेश्चंस किस सेक्शन से आते हैं, ये सारे हम आज कवर करेंगे। साथ ही साथ अब हम इंग्लिश के पूर्ण रूप से आपको कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे, सो दैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो सको। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में ESIC क्या पूछेगा आपसे, वो क्या आपसे जानना चाहता है, किस तरह के लेवल की तैयारी की ज़रूरत है। सबसे पहले जो आपको हर पेपर में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें देखने को मिलेगा वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको नहीं पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, तो इसमें आपको एक पैसेज दिया होता है, एक कहानी लिखी होती है और उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा ये, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैंक, SSC, हर तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इवन SSC में भी अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। बैंकिंग में अच्छे लेवल की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलती है। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स होता है कि एक कुछ लाइन लिखी होती है और उसके बीच में ब्लैंक होता है, जहाँ पे आपको बताना होता है, जैसे रेड इज माई डैश कलर। फिर यहाँ को ये फिल करना होता है कि क्या है उस बारे में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। उसके बाद बात करेंगे पैराजम्बल सेंटेंस की। ये हर पेपर में करीब करीब अभी देखने को मिला है। प्रीवियस ईयर में चाहे 2019 का पेपर हो या उससे पुराने पेपर हो, हर पेपर में पैराजम्बल्स आते हैं। पैराजम्बल्स का लेवल कई होता है, एक ये मॉडरेट टू टफ लेवल तक आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन लेवल को कैसे हम तैयार करेंगे। यहाँ पे ये जो पैराजम्बल्स है, इसको तैयार करने के लिए आपको बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करनी होगी। एरर डिटेक्शन, ये बेसिकली पूरी तरह से ग्रामर बेस्ड होता है, ठीक है। अब ग्रामर बेस्ड एरर डिटेक्शन क्या होता है कि जब तक आपको टेंसेस, वर्ब, नाउन, प्रीपोजिशंस, ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, तब तक आप नहीं सही कर पाओगे, एरर को पूर्ण तरीके से पकड़ नहीं पाओगे। उसके बाद आते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है? क्लोज टेस्ट में हम अक्सर देखते हैं कि हमको एक बहुत ढेर सारे पैराज दिए होते हैं और वो कहीं कहीं पे बीच में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होता है। तो ये एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स का मास्टर रूप कह सकते हो आप, होता है क्लोज टेस्ट, ठीक है। और ये भी हर एग्जामिनेशन में देखने को हमको हर बार मिला है। अब इनको कैसे कवर करेंगे, हम क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग के लिए, अब हम वो बात करेंगे। देखिए, सिलेबस हमने समझ लिया कि पेपर में क्या आना है, और आज के लेक्चर में हम RC कवर करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं हर बच्चे से एक बात ज़रूर कहता हूँ कि इस चीज़ से कभी भी अफ्रेड नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपकी ग्रामर की नॉलेज अगर ज़ीरो है, ठीक है, तब भी आप ये सेक्शन अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक कहानी पढ़नी है, उस कहानी के ऊपर क्वेश्चंस बताने हैं। स्टोरी होती है, उस पर क्वेश्चंस होते हैं, अब उसको समझना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि RC एक ऐसा सेक्शन है जो आपको आराम से 5+ नंबर्स दिखाएगा। हर बार इसके 5 क्वेश्चन आते हैं RC के ऊपर, 5 से 6 क्वेश्चन तक भी देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करके, अब प्रैक्टिस कैसे करोगे? कहानी एक दिन में आपको नहीं समझ में आएगी अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो, लेकिन जब आप रोज स्टोरी पढ़ोगे ना, डेली, आप डेली एक RC अगर करना शुरू कर दोगे आज से, जिस दिन तक एग्जामिनेशन है, आप डेफिनेटली 5 में से 4 क्वेश्चन 100% सही करके आओगे। आपको अगर वो चीज़ चाहिए तो आप प्रैक्टिस शुरू करो। इसमें ग्रामर का रोल कम होता है, इसलिए ये आसान होता है। उसके बाद जो हमारा क्लोज टेस्ट होता है, वो भी इसी तरीके का होता है जहाँ पे ग्रामर का रोल कम होता है, लेकिन एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपको ग्रामर अच्छे से करनी होगी, ठीक है। अब हम एक चीज़ बताते हैं, ग्रामर सेक्शन हम आज शुरू नहीं कर रहे हैं। ग्रामर सेक्शन हम आगे धीरे धीरे शुरू करेंगे और वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। मतलब हमारा 2 पार्ट है कोर्स का, एक है ग्रामर पार्ट और दूसरा है नॉन ग्रामर पार्ट। अब हम एक चीज़ समझिए, अगर आपको इंग्लिश में डर लगता है, आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो नॉन ग्रामर पार्ट से, ठीक है, आपका 60 to 70% पेपर आएगा।
तो अगर आपको ग्रामर नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तब भी आप समझ के प्रैक्टिस कर करके आराम से 60 to 70% मार्क्स ला सकते हो। और ग्रामर से आपको 30 to 40% ही देखने को मिलेगा पेपर में। तो अगर ग्रामर पे आप सिर्फ फोकस करते हो, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी तैयारी में सिर्फ टेंस, वर्ब, डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें ही करते रह जाते हैं, और ये इस सेक्शन को भूल जाते हैं, और वो इंग्लिश में कहते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में मार्क्स लाने के लिए कि आप पहले नॉन ग्रामर सेक्शन को मजबूत करो। ठीक है, तो अब हम आज क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज हम आरसी शुरू करने जा रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दो चीज़ें आपको समझनी है जो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ। पहले कि जब आप स्टोरी पढ़ो तो उस स्टोरी को पहले सबसे पहले धीरे धीरे तोड़ के पढ़ो, ब्रेक करो पार्ट्स में और उसको समझते चलो। उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में ब्रेक करो। अगर आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं तो आप एक रफ शीट रखो, उसको नोट करो कि यहाँ तक आपने क्या समझा, बहुत शॉर्ट हैंड में, कि किसके बारे में बात हो रही है, स्टोरी क्या कहना चाह रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट करोगे, रफ शीट लोगे, उसको नोट करते चलोगे। नहीं तो अपने माइंड में अगर आप इसको नोट करने लगे तब तो बेस्ट पार्ट है। ठीक है, चलो आज हम पहला अपना आरसी शुरू करते हैं इस सेक्शन में। आरसी ये जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई है। तो ये जो आरसी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोई रैंडम आरसी नहीं है। इतनी बड़ी आरसी से देख के डरना नहीं है, बड़ा आसान सा कहानी है। या कहानी जब मैं बताऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, पर देखने में थोड़ी बड़ी लग रही है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। इन अ फार ऑफ विलेज, फार ऑफ मतलब दूर के एक विलेज में, देयर लिव्ड अ मिल्कमैन, वहाँ एक मिल्कमैन रहता था। इतनी कहानी समझ में आ गई? तोड़ तोड़ के समझोगे समझ में आने लगेगी। द मिल्कमैन वॉज वेरी पुअर, मिल्कमैन बड़ा गरीब था। एक गांव में मिल्कमैन रहता था, मिल्कमैन बहुत गरीब था। हिज ओनली मीन्स ऑफ इनकम वॉज, उसकी मीन्स ऑफ इनकम मतलब कमाई का जरिया, इनकम कैसे आती थी, वॉज बाई सेलिंग, सेलिंग मतलब बेचना। मिल्क ही कलेक्टेड फ्रॉम टू काउस, टू काउ थी उसके पास, उससे मिल्क निकालता था अपने बैकयार्ड में। बैकयार्ड क्या होता है? देखो, जो वर्ड आपको नहीं समझ में आए, पढ़ाई करने के समय सीखने का टाइम है, तो अपने वर्ड्स को अपने सीखना शुरू करिए। ठीक है, हाउएवर द मिल्क वॉज, फिर भी जो तो मिल्क था, द मिल्क वॉज नॉट सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं था। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, फॉर हिम, नॉट सफिशिएंट मतलब पर्याप्त नहीं था, फॉर हिम उसके लिए पर्याप्त नहीं था। अर्न अ लिविंग मतलब इतना कमाई नहीं होती थी उससे कि 6 मेंबर की फैमिली चल सके। देखो, जब मैंने कहा ना तोड़ तोड़ के कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगी। द मिल्क वॉज नॉट सफिशिएंट मतलब मिल्क पर्याप्त नहीं था, फॉर हिम उसके लिए, अर्न अ लिविंग कमाने के लिए, फॉर 6 मेंबर 6 लोगों के कमाने के लिए इतना मिल्क पर्याप्त नहीं था। ही वॉज ओनली इंडिविजुअल, वो एक अकेला इंडिविजुअल था। हु अर्न फॉर हिज फैमिली मतलब वो अकेला था जो अपनी फैमिली में पैसा कमाता था। कहानी समझ में आ रही है? बड़ी आसान सी कहानी है, कॉमन सी कहानी है। हिज फैमिली इज इंक्लूडेड, उसकी फैमिली में कौन कौन थे भाई? हिज वाइफ, हिज एजेड पेरेंट्स, उसके माता पिता, 2 यंग डॉटर्स और उसकी 2 यंग बेटियां। ठीक है, 6 लोग का परिवार था। द मिल्कमैन यूज्ड टू कैरी 2 बिग कैन्स, 2 बिग कैन वो उठाता था, विच कुड होल्ड एन अमाउंट ऑफ 6 लीटर ऑफ मिल्क इन ईच। ये लिखा है कि वो 2 कैन लेके जाता था, एक कैन में 6 लीटर मिल्क आता था। हाउएवर ही कुड फिल, फिर भी वो जो फिल कर पाता कितना, ऑफ समवेयर अबाउट ओनली 3 लीटर्स इन ईच। मतलब वो कह रहा है कि वो 6 लीटर का बर्तन था, लेकिन जितना उसके 2 काउ से मिल्क आता था वो सिर्फ 3 लीटर एक बकेट में आता था। ठीक है, 3 लीटर्स इन ईच कैन विच इज कलेक्टेड फ्रॉम हिज काउज, जो अपने काउ से कलेक्ट करता था। ही क्रॉस्ड अ रिवर एवरी डे टू गो टू अनदर सिटी एंड सेल द मिल्क। वो नदी क्रॉस करके गो टू अनदर सिटी, अलग दूसरे शहर में जाता था, क्या करने के लिए? सेल द मिल्क, मिल्क बेचने के लिए। ऑन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, वन डे जब वो नदी क्रॉस कर रहा था, ही थॉट ऑफ अ प्लान सो दैट ही कुड डबल हिज अर्निंग। उसके दिमाग में एक ख्याल आया नदी क्रॉस करते समय। ठीक, ही मिक्स सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक, ही मिक्स सम अमाउंट ऑफ वाटर इन वन ऑफ द मिल्क कैन, उसने क्या किया, कुछ पानी मिला दिया इसमें मिल्क कैन में, एंड वेंट टू सेल। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज एबल टू अर्न एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। अब उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी क्यों मिला? क्योंकि उसने दूध में पानी मिला दिया था, तो अब उसका दूध का क्वांटिटी बढ़ गया, तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी बाई सेलिंग एक्स्ट्रा लीटर्स ऑफ मिल्क मिक्सड विद वाटर। पानी से मिला हुआ जो दूध उसने बेचा उससे इसका एक्स्ट्रा पैसा। इन दिस वे एवरी डे वाइल क्रॉसिंग, जब भी वो क्रॉस करता था रिवर, द मिल्क मैन वुड मिक्स वाटर इन बोथ कैंस, उसमें दोनों ही बोथ मतलब दोनों कैंस में पानी मिला लेता था। अभी तक स्टोरी समझ में आ रही है? कहानी कि एक मिल्कमैन था, गांव में रहता था, उसकी फैमिली थी, और वो उसको दूध कम होता था तो उसमें पानी मिलाता था, बेचता था। ठीक है, therefore instead of earning 3 liters of milk for each can, मतलब 3 लीटर
एच कैन के हिसाब से पैसा कमाने के बजाय अब वो क्या करने लगा, 6 लीटर फॉर बोथ कैंस कमाने लगा। ठीक है, मतलब अब वो एक्स्ट्रा पानी मिलाने लगा, मतलब आधा दूध आधा पानी करने लगा। ही कंटिन्यू द सेम प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर, कंटिन्यू मतलब लगातार करता रहा, सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस को रिपीट करता रहा, मिक्सिंग वाटर विथ मिल्क एंड देन सेलिंग टू हिज कस्टमर, कस्टमर को ऐसे ही बेचता रहा। द मिल्कमैन बिकम वेरी वेल्दी, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया क्योंकि उसने डिसहॉनेस्ट मीन्स मतलब गलत तरीके से उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। ही क्रॉस द रिवर डेली टू रीच द सिटी वेयर हिज कस्टमर लिव्ड, वो रोज नदी क्रॉस करके उस शहर में जाता था जहाँ पे उसके कस्टमर रहते थे। मिक्स द वाटर ऑफ द रिवर जनरसली विद द मिल्क दैट ही सोल्ड फॉर गुड प्रॉफिट, वो आराम से बिना किसी मतलब के पानी मिला देता था, और वो विद द मिल्क दैट ही सोल्ड फॉर गुड प्रॉफिट, मतलब उस मिल्क में मिला देता था और बेचता था किसके लिए, गुड प्रॉफिट के लिए, उसको अच्छा प्रॉफिट मिलता था उससे। वेरी सुन ही वांटेड टू मैरी ऑफ वन ऑफ हिज डॉटर, फिर उसको लगा कि अपनी एक बेटी का, मैरी ऑफ मतलब शादी कर देनी चाहिए उसको अपनी बेटी की। देयरफॉर वन डे ही वेंट अराउंड ऑफ द अराउंड, मतलब वो घूमते हुए गया और कलेक्ट करने लगा सबके ड्यूज। ठीक है, कलेक्टिंग ड्यूज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर, उसने अपने सारे कस्टमर से सारा जो भी ड्यू था सब लेना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बेटी की वेडिंग को तैयारी कर सके। विद द लार्ज अमाउंट दस कलेक्टेड, उसने ढेर सारा अमाउंट कलेक्ट कर लिया, और ही परचेज प्लेंटी ऑफ क्लोथ्स, उसने ढेर सारे कपड़े खरीदे, प्लेंटी मतलब ढेर सारे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी खरीदी गोल्ड की, फ्रॉम द सिटी शहर में से। उसके बाद द मिल्क मैन वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, बाई एवरीथिंग एंड विद चीयरिंग मूड, बड़े खुशी के साथ चीयर कर रहा था ना, चीयरिंग मूड। ही हैपेंड टू क्रॉस, उसने अपनी नदी क्रॉस करना शुरू किया, टू गो बैक टू द विलेज, अपने विलेज जाने के लिए। बट वाइल क्रॉसिंग, जब वो क्रॉस कर रहा था, हिज बोट, बोट मतलब उसकी नाव, गॉट एक्सीडेंटली ओवरटर्न, और वो गलती से पलट गई, उसकी नाव ओवरटर्न हो गई मतलब पलट गई। एंड हिज मिसफॉर्च्यून, उसकी बदकिस्मती देखिए कि ऑल हिज कॉस्टली परचेजेस, उसने जो जो खरीदा था, वर ड्राउंड इन द रिवर, वो सब कुछ नदी में डूब गया। द मिल्क वन वॉज डैश, पता नहीं वो क्या था, एंड केप्ट वीपिंग, वीपिंग का मतलब रोना शुरू कर दिया। ठीक, वाइल ही वॉज वीपिंग, जब वो रो रहा था, एंड वॉचिंग द रिवर वाटर फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, वो नदी के किनारे बैठ के नदी को जब देख रहा था, एट द टाइम ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द रिवर, नदी में से उसको एक आवाज आई। द वॉइस सेड, वो आवाज ने कहा, इट इज ऑफ नो यूज वीपिंग बिकॉज, ये रोने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, बिकॉज वॉट यू लॉस्ट, तुमने जो भी खोया, इज ओनली इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, जो कि तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे हक का नहीं था, गेन्स। ठीक है, इलिजिबल गेन्स मतलब अनलॉफुल, तुम्हारे काम का मतलब का गेन नहीं था। दैट यू हैव अर्न, जो तुमने अर्न किया था वो तुम्हारा नहीं था। थ्रो योर कस्टमर्स बाय फूलिंग देम, तुमने उनको बेवकूफ़ फूल करके, बेवकूफ़ बना के कमाया है। द मिल्कमैन अंडरस्टूड, उसको अपनी गलती दी, रॉन्ग डूइंग मतलब रॉन्ग मतलब गलती, रॉन्ग डूइंग अपने उसने गलती का एहसास समझ में हुआ। एंड ही वॉज वेरी सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, और वो अपनी मिस्टेक के लिए सॉरी था। वॉट ही हैड टेकन फ्रॉम द रिवर, उसने जो नदी से लिया था, द रिवर फाइनली टुक इट बैक, नदी ने उस चीज़ को वापस ले लिया। ठीक है, अब ये कहानी बहुत टफ नहीं है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू फॉलोइंग पैसेज, इस पूरी कहानी में से हम यहाँ पे जो हमको ऑप्शन दी हैं कौन से ट्रू हैं। द मिल्क मैन वॉज डिसऑनेस्ट एंड ग्रीडी मैन सिंस चाइल्डहुड। दूसरा है, द मिल्क मैन रिसोर्टेड टू डिसऑनेस्ट मीन्स टू गैदर मनी फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। मिल्कमैन गेव वाइफ मिल्कमैन्स वाइफ गेव हिम द आइडिया ऑफ अर्निंग मनी थ्रू रॉन्ग डूइंग्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने कहानी पढ़ी अब उसके बेसिस पे याद करिए, मिल्कमैन डिसऑनेस्ट था, ग्रीडी था, क्या वो लालची था, कहीं कहानी में ये लिखा गया कि वो लालची था, उसने गलत किया ये लिखा था, लेकिन उसके नेचर के बारे में कहीं बताया नहीं गया है, तो अपने से हम नहीं मान लेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, कहानी जब भी पढ़िए, जो चीज़ लिखी हो बस उतना ही, अपने से कुछ नहीं मानना है। और सिंस चाइल्डहुड, उसके बचपन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई, मिल्कमैन के बचपन की कोई बात ही नहीं हुई, तो मिल्कमैन के चाइल्डहुड के बारे में बात नहीं हुई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द मिल्कमैन रिसोर्टेड टू डिसऑनेस्ट मीन्स टू गैदर मनी फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। क्या वो इसलिए चीटिंग करता था कि उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, कहानी में ये चीज़ कहीं नहीं लिखी। उसके पास जब पैसा हो गया तब उसने सोचा अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, लेकिन वो इसलिए चीटिंग नहीं कर रहा था कि वो अपनी बेटी की वेडिंग करना चाहता था, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और मिल्कमैन्स वाइफ गेव हिम द आइडिया, वाइफ की तो बात ही नहीं हुई है, वाइफ ने तो कोई आइडिया ही नहीं दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए, कि ओनली सेकंड, या बोथ 1 एंड 3, या ऑल ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर है नन ऑफ दीज। समझ में आ गया आपको, नन ऑफ दीज क्यों होगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज इसलिए होगा क्योंकि जो भी मिल्कमैन को इसमें ऑप्शन सी हैं वो सब गलत हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइंस द मोरल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में कहना क्या चाहता है, मोरल का क्या मतलब होता है, इस कहानी से हमको क्या सीख मिल रही है कि वी लेट गो ऑफ मेनी गुड थिंग्स इन आवर लाइफ बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड हैविंग इवन बेटर थिंग्स। क्या हम अपनी, ये हमको लालच, हमको ये कहानी में हमको ये सीख मिल रहा है कि वी लेट गो ऑफ मतलब हम जाने देते हैं कई अच्छी चीज़ों को, मेनी गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, अपनी लाइफ में हम कई बार अच्छी चीज़ों को जाने देते हैं लालच के कारण। ऐसी कोई कहानी में शिक्षा तो नहीं दिख रही थी, हमको ऐसी कोई शिक्षा नहीं मिली। वन मस्ट अवॉइड बीइंग ग्रीडी बिकॉज ग्रीड कैन मेक यू स्ट्रगल फॉर थिंग्स यू डू नॉट नीड। देखिए यहाँ तक बात सही है, वन मस्ट अवॉइड बीइंग ग्रीडी, ये चीज़ हमको कहीं ना कहीं कहानी में मिला, लेकिन क्यों मिला, अब ये कह रहा है बिकॉज ग्रीड कैन मेक यू स्ट्रगल। यहाँ स्ट्रगल की तो इस पूरे कहानी में बात ही नहीं हुई कि उसको जो चीज़ नहीं चाहिए था उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरी बात, नेक्स्ट ऑप्शन, honest dealings are always supreme and the money that you earn by wrong methods will never remain forever। तो ये देखिए लास्ट वाले स्टेटमेंट में जब उस पूरी कहानी को हमने पढ़ा था कि जो नदी का पासा था वो नदी ने वापस ले लिया, अब सेम चीज़ ये कह रहा है कि जो मनी आप गलत तरीके से कमाते हो विल नेवर रिमेन फॉर एवर, वो आपके पास टिकेगा नहीं, वो चला ही जाएगा। ऑनेस्ट जो डीलिंग होगी वही सुप्रीम होगी, वही सही होगी, तो ये वाला ऑप्शन हम 1 मिनट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सही दिख रहा है। वन मस्ट स्टे ट्रू टू वन सेल्फ एंड नेवर लेट एनीवन फोर्स यू टू गिव। फोर्स करने की तो बात ही नहीं हुई थी स्टोरी में। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये भी बात नहीं हुई थी। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हमारा आंसर होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following word can best be used to fill the blank in the following statement। अब वहाँ पे हमने कहानी में पढ़ा था ना, द milkman was dash and kept weeping, वो क्या हो गया और रोता रहा, अब वो उसका सारा पैसा डूब गया, सारा पैसा नदी में बह गया, जो भी उसने ज्वेलरी खरीदी थी सब कुछ उसमें चला गया। तो उसमें क्या वो एक्सप्लोजन हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, नीड हुआ, ग्रीफ हुआ कि प्रिजन हुआ। तो यहाँ पे उसको दुख हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, आप एक बार के लिए सोच सकते हो, लेकिन उसका दिल टूटा हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं कि वो मिल्कमैन बहुत दुखी था, उदास था। तो ऑप्शन हमारा क्या यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा डी वाला, जो कि है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है उदास होना। अब देखिए कई बार ऐसा होगा कुछ बच्चों को कई वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा कि एक्सप्लोजन का क्या मतलब होता है, ग्रीफ का क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको डेली 5 वर्ड्स याद करना शुरू करना है। हमारी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें हमने करीब करीब 1000 वर्ड्स वो कैब के कराए हैं। उन वीडियो को जाइए, 5 मिनट 7 मिनट की वीडियोस हैं, उसको वॉच करो डेली, अपना फ्री टाइम पे, अपना खाली हो जब भी आप ब्रश करते समय, टहलते समय, वॉक करते समय उनको सुनो, धीरे धीरे वर्ड्स याद हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैं एक दिन में 100 वर्ड्स याद कर लूँगा, वो कभी नहीं कर सकता। डेली 5 वर्ड्स याद करो, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, बट डेली रिपीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर, मतलब सिमिलर मतलब सेम जैसी, मीनिंग टू द गिवन वर्ड यूज इन द पैसेज। इसमें क्या है, इलिजिटमेट का हमको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड कॉमन दिख रहा है। इलिजिटमेट कहाँ यूज हुआ था, हमारी अर्निंग के बारे में बात हुआ था स्टेटमेंट में। तो नेचुरल है नहीं, नेमलेस नहीं, अनलॉफुल। इलिजिटमेट का मतलब क्या था कि वो उसका पैसा नहीं था, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा था। अनलॉफुल हो सकता है, बेस बॉर्न नहीं, कंटेम्पेटेबल नहीं। अब देखिए कई ऐसे वर्ड्स यहाँ पे, जैसे अब ये दिख गया तो बच्चा कंफ्यूज, भाई मेरे को तो इसका मतलब ही नहीं पता, अब सही क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको सीधे वो आंसर दिख जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप रिस्क ले सकते हो, प्रैक्टिस करो, लर्न। अभी तो यही, भाई तो प्रैक्टिस का टाइम है, तो यही सारी चीज़ें सीखो, ठीक है, कि कैसे गलतियों को छोड़ना है, बचना है। इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो उसको स्किप करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा लॉफुल। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है विद रेफरेंस टू पैसेज। द मिल्कमैन वाज अ वाइस ऑनेस्ट बट पुअर, क्या वो वाइस था, ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट तो नहीं था, तो गलत हो गया। द मिल्कमैन फेल्ट सॉरी फॉर हिज डीड इन द एंड, उसने जो गलती की उसके लिए उसको दुख हुआ, अफसोस हुआ। 1 मिनट के लिए हम इस ऑप्शन को रखते हैं अपने पास। द मिल्कमैन वाज कंपेल्ड टू यूज डिसऑनेस्ट मीन्स ऑफ अर्निंग,
उसको कंपेल किया गया था। अब देखो बहुत लोगों को कंपेल का मतलब नहीं पता होगा। कंपेल का मतलब होता है कि उस पर दबाव बनाया गया था, उसको ज़बरदस्ती करवाया गया था ऐसा काम। तो वो भी नहीं हुआ था उसके साथ, उसने खुद से किया था अपने से। तो उसने अब यहाँ ऑप्शन क्या है, बी और ए दोनों सही है कि वो सी है, सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है आपका कौन सा, बी वाला। वहाँ पे वो उसने अफसोस हुआ था, उसको सॉरी फील हुआ था कि उसने ऐसी गलती क्यों की, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आते हैं इस पैसेज के लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द मिल्कमैन। मिल्कमैन के बारे में क्या कहा जा सकता है। ही यूज्ड टू टेक एडवांस पेमेंट फॉर हिज मिल्क सप्लाई फॉर द कस्टमर। नहीं, वो तो बाद में ड्यूज कलेक्ट करने गया था ना। ही वॉज पुअर एंड अनहैप्पी विथ हिज लाइफ इनिशियली। पहले वो दुखी था अपनी लाइफ से, ऐसा कहा गया है? नहीं कहा गया है, लेकिन हम इस बारे में सोच सकते हैं। ही वॉज ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। देखो ये बात सही हो रही है कि ही वॉज ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। कभी भी एक ऑप्शन पढ़ के टिक मत कर देना, आगे पढ़ लेना पूरा। उसके बाद अब क्या बोथ ए एंड सी सही है? ए वाला तो हमारा गलत है, तो ऑप्शन नहीं है। बोथ बी एंड सी, तो हाँ बी भी सही था, सी भी सही था, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। अब देखिए, ये आरसी मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। इंग्लिश के आगे चैप्टर्स में हम ग्रामर भी करेंगे कुछ चीज़ों में, और बाकी नॉन ग्रामर पार्ट हम नॉन ग्रामर प्लस ग्रामर अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपको करना है वो है आपको डेली वोकैब करना है। अगर आप ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे अपनी, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी बहुत से पेपर में। और आपके पास अभी बहुत टाइम है, मार्च में पेपर होना है, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वो वीडियोस पड़ी हुई है, बनी हुई है, बस उसको आपको वॉच करना है। 5 से 7 मिनट बहुत नहीं होता है, आराम से आप निकाल सकते हो। डेली एक वीडियो वॉच करो, ठीक है। नए वर्ड्स सीखो, जो वर्ड नहीं आते हैं कहीं आपको दिखते हैं तो उसको नोट डाउन करो। इसके सिवा अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछो। ऑल द बेस्ट।